हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल? आई होप ईच वन ऑफ इज फाइन एंड डूइंग ग्रेट इन योर स्टडीज़। सो इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट ऑफिसर के एग्जाम पैटर्न के बारे में एंड एग्जाम का लेवल क्या रहेगा। तो काफ़ी लोग पूछ रहे थे, इसलिए बात करेंगे। और इसमें जो नोटिफिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दी है 40% वाला, तो मेन उसी पे है। ठीक है, जो भी आपके डाउट्स हैं तो वही मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, ब्रीफ पे रहेगी। जो मेरे इसमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि मैंने काफ़ी वीडियोज़ देखे इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, मुझे कहीं भी 40% का कुछ मेंशन नहीं, और क्योंकि उन्होंने नोटिफिकेशन मेंशन ही नहीं किया है कैसा क्या है, तो कोई भी नहीं बता पा रहा। लेकिन मैं अपना बताऊंगी, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये चीज़ सही है या जैसे भी है, या आप क्या सोचते हो उसके बारे में। ठीक है, तो बाकी आप लोगों का एग्ज़ाम तो हो ही होगा। जिन लोगों का एग्ज़ाम था आज एफसीआई मेंस का, तो आप वो भी बताइएगा कि आप लोगों का एग्ज़ाम कैसा गया है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट ऑफिसर का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो आईपीएस पीओ मेंस से जैसा पैटर्न उसका रहता है वैसा ही है, सेम। ठीक है, जो टाइम आप देख सकते हैं, जो मार्किंग है, जो क्वेश्चन है, सब कुछ सेम ही है। ठीक है, जैसे इंग्लिश सेक्शन की बात करें तो 35 क्वेश्चन उसमें भी थे 40 मार्क्स के, 40 मिनट में, वैसी ही चीज़ दे रखी है। जीएस सेक्शन में 40 मार्क्स 40 क्वेश्चन और 35 मिनट दे रखा था। रीजनिंग सेक्शन में 45 क्वेश्चन थे आपके 60 मार्क्स के, 60 टाइमिंग दे रखी थी 60 मिनट की। ओके, सो डीआई में 35 क्वेश्चन है, लेकिन 60 मार्क्स इसमें दे रखा है और 45 मिनट दे रखा है। तो टोटल जो आपके क्वेश्चंस रहेंगे वो 155 रहेंगे। मार्किंग आपकी जो रहेगी 200 में से रहेगी, सॉरी नॉट 200 टोटल ये मार्क्स रहेंगे आपके। और टाइम जो रहेगा 180 मिनट का रहेगा। और इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव है साथ में, जो कि आपकी आईपीएस पीओ मेंस में रहती है। 2 क्वेश्चंस वही आपके लेटर एंड ऐसे में रहेंगे, और 30 मिनट का टाइम रहेगा, 25 मार्क्स रहेंगे। ठीक है, तो ये सारा लेवल आपको जिन्होंने मेंस दे रखा वो जानते होंगे। अब आती है बात, जो टोटल आपकी मेरिट बनने वाली है वो इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन को साथ में लेके नहीं, सिर्फ और सिर्फ इन 3 सेक्शन से बनेगी, जीए, रीजनिंग और डीआई से। यानी कि 160 मार्क्स में से आपकी जितने भी मार्क्स आएंगे, जितनी मेरिट बननी है 160 मार्क्स से ही रहेगी। ये सिर्फ और सिर्फ जो दोनों सेक्शन है, सॉरी, वो आपके सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है। तो बस यही बात यहाँ पे फंस रही थी, जो नीचे नोट दिया था कि 40% आपके मिनिमम होने ही चाहिए, जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स था। अब वो उन्होंने ये नहीं मेंशन किया था उसमें कि ईच सेक्शन से है, या आपकी टोटल जो मेरिट बनने वाली है, या 200 में से आपको 40% लेना है, या 160 में से, या हर सेक्शन में आपको 40% मार्क्स स्कोर करने हैं। ये सारी चीज़ें थी, तो ये मुझे भी डाउट है इवन। तो जो मैंने सोचा, मुझे जो लग रहा है, बाकी सारी चीज़ें जो एग्जैक्ट है वो आपको एग्ज़ाम देने के बाद, या एग्ज़ाम हो सकता हो वहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन में मेंशन हो, या एग्ज़ाम के जो रिज़ल्ट आपका आएगा, जैसे चीज़ें रहेंगी वो तभी पता चलेंगी। ठीक है, तो मेरा ये मानना है, जैसा कि LIC डबल ए मेंस हम लोगों ने दिया था, तो उसमें उन्होंने बोल रखा था कि इंग्लिश सेक्शन में हमें 10 मार्क्स चाहिए ही चाहिए। उसके अलावा अगर आप जीएस और रीजनिंग और क्वांट में कितने भी अच्छे मार्क्स स्कोर करते हो, अगर आपके इंग्लिश सेक्शन में 10 मार्क्स नहीं हैं, तो आप कितना भी अच्छे मार्क्स लाओ तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। ठीक है, वो चीज़ इसमें इनको मेंशन करनी चाहिए थी, बट इसमें भी कोई चीज़ मेंशन नहीं है कि आपको इंग्लिश में कोई लिमिट होती ना कि आपको कितने मार्क्स चाहिए होंगे, 10 मार्क्स, 12 मार्क्स, 15 मार्क्स। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एस्पायरेंट हैं जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है। तो एक होता है नहीं कि आप मेंस में उतने ही क्वेश्चंस करते हो जिसमें आपको लगता है कि हाँ बस इतने मार्क्स ठीक है, मेरा सेक्शनल निकल जाएगा, बस उससे ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं करने हैं। तो अगर हम बात करें 40% मार्क्स की, तो अगर हम हर सेक्शन से लें, यानी कि इसका, तो 16 मार्क्स आपको कॉम्प्रिहेंशन में चाहिए, इसमें भी आपको 16 चाहिए, यहाँ पे आपको 24 मार्क्स चाहिए, इसमें भी आपको, यानी कि रीजनिंग और डीआई पोर्शन में आपको 24 स्कोर करने पड़ेंगे। इंग्लिश और जीए में आपको 16 मार्क्स, और इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो आपको 10 मार्क्स चाहिए ही चाहिए। ये मेरा मानना है, जो 40% ईच है, क्योंकि उसमें गिवन नहीं दे रखा, 40% गिवन नहीं है कि आप कहाँ से कैसे क्या करना है। ठीक है, तो इससे ये भी रहेगा ना कि हम लोग रिस्क भी एग्ज़ाम में रिस्क नहीं ले सकते ना, कि आपने अपने हिसाब से अटेम्प्ट कर दिया कि हाँ इतना ठीक है, तो इतना आप, मतलब मेरा ये मानना है, आप भी ऐसे ही करने की कोशिश करना कि इतने आपको 40% हर सेक्शन से निकालने की कोशिश करना कि आपको इतने अटेम्प्ट ही करने हैं। तो इस बेसिस पे हम अपने एग्जाम का लेवल भी जज कर सकते हैं कि क्या लेवल रहने वाला है। रीजनिंग एंड क्वांट में जैसा कि 40% हम लेके चलें 24 मार्क्स का, तो लेवल भी उसी तरीके का रहेगा। बाकी जो एग्ज़ाम्स आप देते रहे हो अभी तक, इससे पहले जो PGDF हुआ था आपका IDBI का, और तो उस तरह का पैटर्न आप सोच सकते हैं, क्योंकि ये भी उसी तरीके का एग्ज़ाम है। और RRB PO मेंस लेवल भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट हम IPS PO मेंस लेवल तो नहीं बोल सकते, ठीक है, उससे थोड़ा सा लो आप बोल सकते हो कि उस लेवल का रहेगा। बाकी मैं अगर ऑनेस्टली बोलूँ तो मैंने एग्ज़ाम पहले कभी नहीं दिया है, तो मैं आपको एग्जैक्टली अपना एक्सपीरियंस नहीं बता सकती कि क्या लेवल रहता है। ठीक है, तो वो जो इन्होंने
इसमें लिमिटेशन दे रखी, जो क्राइटेरिया सेट किया उस हिसाब से मैं बता रही हूँ कि इस लेवल का एग्जाम हो सकता है। तो आप प्रैक्टिस के लिए आप चाहो तो और RBPO मेंस लेवल के जो भी आपके पास मॉक्स पड़े हुए हैं तो आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। और IDBI ये जो मॉक हैं आपके, ठीक है, एंड काफ़ी लोगों ने फॉर्म भी फिल किया होगा, तो उसमें आप प्रैक्टिस कर ही रहे होगे, तो उससे आप भी मतलब उसके साथ साथ उसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो RRBPO मेंस और IDBI के जो मॉक हैं आपके पास मेंस लेवल के, आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। बट ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है इंग्लिश और डिस्क्रिप्टिव का, कि भले ही इसमें मार्क्स नहीं ऐड हो रहे, लेकिन आपको इतनी अच्छी प्रैक्टिस करनी है कि आपको इसमें 16 मार्क्स लाने की कोशिश करनी ही करनी है। भले ही कुछ भी नहीं मेंशन है, लेकिन अपनी तरफ से आपको रिस्क नहीं लेना है। यहाँ पे आपको 16 और यहाँ पे आपको 10 मार्क्स स्कोर करना ही करना है, ठीक है, जो क्वालिफाइंग सेट किया गया है। और बाकी तो चीज़ें इसमें मेरिट तो इसी 3 सेक्शन से बनेगी, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। सो इसलिए आप इंग्लिश सेक्शन को बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिएगा कि आपने अपने हिसाब से कर दिया, ठीक है। बहुत अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि आपको इसमें अच्छे खासे मार्क्स लाने पड़ेंगे। अपने हिसाब से आपको अपना बेस्ट देना है, ये नहीं सोचना कि इसमें इतना क्राइटेरिया सेट किया तो बस इतने ही मार्क्स आ जाएं, बस उतना ही अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अपने हिसाब से अपना बेस्ट दीजिएगा, जैसे आप IPSPO मेंस के लिए प्रिपेयर करते हैं। बाकी प्रैक्टिस के लिए मैं बता दिया लेवल क्या रहेगा, तो उस हिसाब से आप उसके मार्क्स दे सकते हैं, ठीक है। और इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस भी, क्योंकि इसके बिना अगर ये चीज़ें नहीं क्वालिफाई होंगी तो ये चीज़ें फिर यहाँ पे दिक्कत कर जाएंगी, जैसा कि आप सभी जानते हो। एंड साथ ही साथ अगर बात करें उसकी क्या बोलते हैं इंग्लिश सेक्शन के लिए, तो आप ग्रामर इंपॉर्टेंट है ही है, साथ ही में आप रीडिंग कर ही रहे हैं। वही सब चीज़ें आपके इंग्लिश सेक्शन में काफ़ी लोग पूछते रहते हैं कि कैसे क्या करें, तो आप रीडिंग करते रहिए। साथ ही साथ ग्रामर के जो 120 रूल्स मैंने आपको बता रखे हैं एग्जाम के लिए, वही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रूल्स हैं। आप कितने रूल्स याद करोगे, तो आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो, लर्न कर सकते हो रूल, या डेली आप जब प्रैक्टिस में बने रहोगे तो आपको अपने आप ही वो रूल्स रट जाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ वोकैब्स की बात करें तो बहुत सारी वोकैब्स हैं, ठीक है, कि मतलब डिक्शनरी वगैरह से आप याद करने चलेंगे तो बहुत वास्ट है, ठीक है, वोकैब। तो आप डेली जो द हिंदू एडिटोरियल पढ़ रहे हैं उसमें भी जो आप वोकैब्स देखते होंगे डेली रिपीट होती रहती हैं वोकैब्स, ऐसा नहीं है, कुछ नए वर्ड्स आपको मिलते होंगे, ठीक है, नो डाउट, बट बहुत सारी जो मोस्टली वोकैब्स होती हैं वो रिपीट होती रहती हैं। तो उसी के लिए ये बुक है निमिषा मैम की, वोकैब प्रोडिजी। तो अगर आप चाहें तो इसको परचेज़ कर सकते हैं, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये बुक आप देख सकते हैं, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा पुरानी तो नहीं, ये मैंने पैंडेमिक के टाइम में इसको मंगाया था, ठीक है, तभी मैं पढ़ रही थी, क्योंकि आपको पता था पैंडेमिक के टाइम में कैसा क्या माहौल था, और मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है इसको। तो मेरा जो एक्सपीरियंस मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। इसमें जो चीज़ सबसे अच्छी मुझे लगी वो थी इसके इंपॉर्टेंट जो रूट वर्ड्स दे रखे थे। मान लीजिए एग्जाम में कोई ऐसे वर्ड्स आ जाते जो आपको नहीं लर्न है, आपने नहीं देखें, तो रूट वर्ड से क्या होगा कि आप उसकी टोन फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये वर्ड आपका नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो उससे आप फाइंड आउट ये भी कर सकते हैं ना कि किस तरीके का वहाँ पे आनी चाहिए, टोन कैसी है। सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप जज कर सकते हो कि हाँ किस तरह की वर्ड्स वहाँ पे होना चाहिए। चाहे आप फिलर्स की बात करें, चाहे आप क्लोज टेस्ट की बात करें, तो यहाँ से ये चीज़ आप फाइंड आउट कर सकते हो। एंड कॉम्प्रिहेंशन में भी कुछ वोकैब्स आपकी रहती हैं, ठीक है। और पुराने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर हैं वो भी इस पे दे रखे हैं। ईडियम्स एंड फ्रेजेस जो आपके एग्जाम में आई हो रखी हैं, ठीक है, वो भी हैं। फिक्स्ड प्रीपोजिशंस हैं, फ्रेजल वर्ब्स हैं, ठीक है, और जो भी कंफ्यूजिंग वर्ड्स वगैरह होते हैं। बाकी आप ये देख सकते हैं 3000+ वर्ड्स, ठीक है, जो रूट वर्ड से हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं इस बुक्स में, ठीक है। तो मैंने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा था, तो मेरा एक्सपीरियंस है इसमें। और द हिंदू एडिटोरियल के भी इंपॉर्टेंट बुक्स वोकैब्स जो होती हैं वो भी इसमें दे रखी हैं मैम ने। और जो एग्ज़ाम्स में जो आपके इंपॉर्टेंट वोकैब्स आते हैं वो सारी चीज़ इसमें मेंशन है, ठीक है। तो आप चाहें तो इस बुक के साथ जा सकते हैं, आपके हर एग्ज़ाम में आपके ये हेल्प करेगी। और साथ ही साथ बहुत सारे एग्जाम्स तो आपके आने ही वाले हैं, तो उसके लिए आप इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि वोकैब्स बहुत ही ज़्यादा है। आप कहाँ से क्या पढ़ेंगे, तो ये बुक उसके लिए परफेक्ट है। मैंने इसी से किया है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। बाकी आप जो मॉक से डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं और अपना जो रीडिंग कर रहे हैं, उससे आपकी चीज़ें साथ ही साथ चलती रहेंगी। उस बुक को भी आप 15-20 मिनट पढ़ सकते हैं, तो आपकी वोकैब्स भी स्ट्रांग होती रहेगी। और ग्रामर के जो रूल्स मैंने आपको बताएं, तो इंग्लिश आपकी इससे स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आप बताइएगा, जो मैंने आपको 40% वाला बताया है कि जो मैं सोच रही हूँ ऐसा है या नहीं है। बाकी आप क्या सोचते हो वो भी कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है, क्योंकि काफ़ी लोग बोल सकते हैं इसमें कुछ भी आगे कर सकते हैं। तो ये मेरा अपना मानना है, बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि किन किन लोगों का एग्ज़ाम है। 19 मार्च को है ये एग्ज़ाम, ठीक है, डेट आ चुकी है इसकी एग्ज़ाम डेट की, एग्ज़ाम की। और बाकी अपना आपसे मेंस का भी एग्ज़ाम बताइएगा कैसा गया आप लोगों का। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी एंड गुड नाइट।